नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम हमेशा आपके लिए एक खास कार्यक्रम लेके आते हैं और ये खास कार्यक्रम है आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम एक मुलाकात। और अपने वादे के मुताबिक मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक और बहुत ही खास शख्स के साथ। हमारे साथ हैं बहुत सीनियर आईएएस अपर मुख्य सचिव रमा रमण साहब। रमा रमण साहब के पास में 3 विभाग हैं, रेशम, हथकरघा और वस्त्रोद्योग। इसके अलावा वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे और नोएडा मेट्रो के लंबे समय तक इंचार्ज रहे। आज वो हमारे साथ में है और वो हमें बताएंगे कि इन विभागों में वो क्या कर रहे हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले के न्यूज़ के दर्शकों को मेरा अभिवादन है और मैं सबसे पहले जो अभी वर्तमान जिम्मेदारी है मेरे पास उसके बारे में बताऊंगा कि ये वर्तमान सरकार इन विभागों में क्या नया कर रही है। सबसे पहले मैं हथकरघा के बारे में बताऊंगा। इसमें हथकरघा में बेसिकली सबसे हमारी जो उत्तर प्रदेश की बहुत ही समृद्ध विरासत रही है और इसमें जो हमारे बुनकर कपड़ा तैयार करते थे वो उसकी मांग विदेशों में बहुत ज़्यादा थी, किंतु अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे करके हमारे जो बुनकरी की कला थी उसको समाप्त कर दिया और एक तरह से जो हमारी जो इकोनॉमी है उसे ध्वस्त करने के लिए आयातित कपड़ों पे यहाँ से कपास ले जाते थे। सेकेंड वर्ल्ड वार में जब उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, बल्कि पहले से ही फर्स्ट वर्ल्ड वार उसके पहले से उनकी निरंतर यही नीति रही कि यहाँ से कपास ले जाते थे और वहाँ के मिलों में मैनचेस्टर में कपड़ा बना करके फिर महंगे दाम पर यहाँ पे तो हमारा और हमको ही रेडीमेड कपड़े यहाँ पे देते थे, तो जिससे कि हमारी जो अपनी आत्मनिर्भर कला थी बुनकरी की और हम अपने वस्त्रों को पहन करके ही अपना गुजारा करते थे, उसको समाप्त करके हमारी निर्भरता आयातित कपड़ों पे, मिल के कपड़ों पे बढ़ाई। वर्तमान सरकार उस जो ये रोग अंग्रेज़ों का दिया और उसे परिवर्तित करने में कृत संकल्प है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की है। उसी के अंतर्गत फिर से हमारे मुख्यमंत्री जी ने जोर दिया है कि बुनकरी के ऊपर विशेष जोर दिया जाए और इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश में क्लस्टर योजना लागू की है। क्लस्टर योजना के अंतर्गत 400-500 बुनकरों का एक क्लस्टर, जहाँ ज़्यादा बुनकर बना करके उनके युवाओं को, क्योंकि अब रुचि कम हो रही है युवाओं की बुनकरी में, तो उनको फिर से अपनी कला में, अपनी जड़ में जोड़ने के लिए उनकी ट्रेनिंग का उसमें प्राविधान है। उनको सर लेकिन 7 दशक हो गए, बुनकरों की हालत दिन पर दिन खराब होती गई। इसको आज भी व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं? बिल्कुल ठीक बात है, सरकार ने इस तरफ ध्यान दिया, इसी जो आप बात कह रहे हैं उसी पे ध्यान दिया है। और अभी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मैंने बताया कि जो आत्मनिर्भर भारत बनना है, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हमारी हस्तकलाएँ, जो हमारे बुनकर हैं, हस्तशिल्पी हैं, वो फिर से ग्राम में रह करके उनके ऐसे प्रोडक्ट्स हों जिनकी मांग विदेशों में भी बढ़े, हमारे देश गर्व के साथ उनका उपयोग करें और विदेशी जो आयातित वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करें। अपने लोकल फॉर वोकल, बिल्कुल ठीक बात है। उसी को ध्यान में रखते हुए बुनकरों की स्थिति के सुधार के लिए भारत सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने नई योजनाएं लागू की, जिसमें हमने पहली योजना क्लस्टर योजना बनाई थी, जिसमें ट्रेनिंग है, कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, वर्क शेड है, उनको नए लूम देने की योजना है और उनके प्रोडक्ट्स के डेवलपमेंट के लिए हम उनको नए डिज़ाइनर उपलब्ध कराते हैं। तो इस दिशा में एक तो ये सरकार की योजना है, इसके अलावा बुनकरों के लिए हम बीमा योजना, भारत सरकार की बीमा योजना, हम बीमा योजना पर बात करेंगे, लेकिन हम हैंडलूम की बात करें। हैंडलूम का मतलब है कि हाथ से बना हुआ वस्त्र, लेकिन धीरे धीरे वो रिप्लेस हो रहा पावर लूम की तरफ। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसकी वजह क्या है कि हैंडलूम, बिल्कुल सही आपने कहा कि अब हैंडलूम सेक्टर में कारीगर कम हो रहे हैं, तो उसकी वजह यह है कि वो उनका मेहनत बहुत लगता है, उनकी कला को जो उचित मूल्य मिलना चाहिए नहीं मिलता है। 6-6 महीने में एक वस्त्र तैयार होता है और वो दाम, जब 6 महीने आदमी पूरी मेहनत लगाए, उसका परिवार पूरा जोड़ के तैयार करता है, जैसे बनारस की सिल्क की साड़ियाँ हैं, तो उसका दाम भी उसी तरह से 40,000, 50,000, 1 लाख रुपये मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। उसकी वजह है कि ब्रांडिंग नहीं हो पाती और सही खरीदार के पास उसके मेहनत को बताते हुए कोई
कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो बताए लोगों को कि इसमें इतनी मेहनत लगी है, ऐसे कुशल कारीगरों ने बनाया है जिससे उसको मिले। इसको ध्यान में रखते हुए हमारे हथकरघा वस्त्र निगम है, उत्तर प्रदेश हथकरघा निगम है और यूपी का है, 2 एजेंसी है जो कि अभी रुग्ण पड़ी हुई थी। इस सरकार ने उधर ध्यान दिया है और ये संकल्प लिया है कि इनको हम पुनर्वासन करेंगे, ये इन दोनों एजेंसीज़ को। ये एजेंसीज़ अब ऐसे बुनकरों की तलाश करके जो कुशल उत्कृष्ट कारीगर हैं, जिन्हें प्रदेश और देश का पुरस्कार मिला हुआ है, प्लस क्लस्टर योजना के जो बुनकर हैं, इन सब को जोड़ करके इनके उत्पाद की बिक्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करके इन बुनकरों को पैकेजिंग की, फोटोग्राफी की। हम इस पर डिजिटल पर बात करेंगे सर। उससे पहले बात कर लेते हैं, जब हम लोग हैंडलूम से पावरलूम की तरफ बढ़े तो एक नई समस्या सामने आ खड़ी हुई। पावरलूम में अब बिजली की समस्या खड़ी हो गई। तमाम तमाम बुनकरों ने आंदोलन किया और उसके लिए विपक्षी पार्टियों ने भी जंग कर हंगामा काटा। नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने तुरंत, जब भी ये बात आई बुनकरों की तरफ से, उन्होंने तुरंत हमारे मंत्री जी सिद्धार्थनाथ सिंह जी को उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया कि उनके साथ बातचीत की जाए। हमारे मंत्री जी ने कई दौर की उनके साथ बातचीत की और बातचीत करने के बाद एक सर्वमान्य योजना तैयार की है जिससे बुनकरों की समस्या का समाधान होगा। जल्दी ही वो कैबिनेट के सामने आएगी और हम समझते हैं कि बुनकरों की जो पावरलूम विद्युत सब्सिडी की योजना है वो बुनकरों को विद्युत की बात कर रहा था कि उसको लेकर के आंदोलन हुए काफ़ी, क्योंकि उसकी वजह से कई इकाइयाँ बंद हो गई। क्या इसको लेकर के कुछ नया कर रहे हैं? हाँ, वही मैंने बताया कि माननीय हमारे मंत्री जी श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने उनके साथ कई दौर की वार्ता करके उनकी भावना को समझते हुए उनकी भावना के अनुरूप एक योजना तैयार की है जो कि कैबिनेट में अभी जल्दी ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत होगी। और मैं समझता हूँ कि उसकी स्वीकृति के उपरांत किसानों की जो बुनकरों की जो समस्या थी विद्युत सब्सिडी वाली, वो उसका समाधान निकल आएगा। बुनकर अक्सर बहुत ही गरीब रहते हैं, आपने भी बताया रुग्ण इकाइयाँ रहती हैं, तो उनका परिवार कैसे चले, उनके बच्चे कैसे पढ़ें, उनका जीवन कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? वो सरकार ने बुनकरों के बच्चों की बुनकरी की पढ़ाई कर सके उसके लिए छात्रवृत्ति की योजना, छात्रवृत्ति की सरकार नई योजना सरकार की है जिसमें हम बच्चों को पढ़ाई के लिए उनको छात्रवृत्ति देते हैं। इसके अलावा बुनकरों के वस्त्रों की बिक्री के लिए हम देश के जो बड़े शहर हैं, अच्छे शहर हैं जहाँ उनकी बिक्री हो सकती है, वहाँ पे हम प्रदर्शनियाँ भी लगाते हैं। और अब जैसा हम पीछे बता रहे थे कि एक हम जैसे बड़ी कंपनियाँ हैं, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, इनके साथ हम जो हमारा वस्त्र निगम है और यूपी का है उनके साथ समझौता करके हम ऐसे उत्कृष्ट वस्त्रों के लिए इन प्लेटफॉर्म पे एक हम स्थान तैयार करेंगे जिसमें बुनकरों के जो वस्त्र की, मतलब अब हमारा हैंडलूम और जो पावरलूम है वो नेशनल की जगह इंटरनेशनल उसकी ब्रांडिंग करेंगे, उसकी जो डिमांड प्रोक्योर करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से और बुनकरों को उसको हम ऑर्डर देंगे। बुनकरों को प्रशिक्षित करेंगे पैकेजिंग में, फोटोग्राफी में, उनकी जो सामग्री है उसकी हम बिक्री के लिए हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म, बड़ा प्लेटफॉर्म, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराएंगे। अब आप डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा है, डिजिटल वो आप अमेजन और फ्लिपकार्ट जैसी इंटरनेशनल कंपनी के पास जा रहे हैं, तो हमारे जो ये रिटेल शोरूम थे, जो जहाँ पर रिटेल सेलर थे, उनका फिर क्या होगा? जो हमारे रिटेल शोरूम हैं अब उस तरह से ट्रेडिशनल वस्त्रों की बिक्री नहीं करेंगे, लेकिन वो हमारे विकेंद्रित केंद्र रहेंगे जहाँ से हम जैसे उनको ऑर्डर देंगे तो वो उन बुनकरों से संपर्क करके उनकी पैकेजिंग, उनसे प्रोक्योर करेंगे, पैकेजिंग करेंगे, वहाँ से पैकेजिंग करके ग्राहकों के पास भेजने का काम करेंगे। ये उनका नया दायित्व निकल के आए। ये जो रुग्ण हमारी जो खराब आर्थिक स्थिति है हमारे इन सब की, इनको रिवाइव करने के लिए इनके पुनर्वासन के लिए भी सरकार ने ध्यान दिया है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि इनके जो निष्प्रयोज्य संपत्तियां हैं उनको बेच करके इनके ऊपर जो देनदारी है, घाटे के कारण कुछ देनदारियां उत्पन्न हो गई हैं, जैसे पुराने हमारे कर्मचारी रिटायर हो गए उनकी देनदारियां हैं, कुछ बैंकों की देनदारियां हैं, कुछ वैधानिक संस्थाओं की देनदारियां हैं जैसे EPFO है, या उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इनको लोन दिया हुआ है। तो इनका भुगतान करके हम एक कॉर्पस फंड तैयार करेंगे उन निष्प्रयोज्य संपत्तियों के निस्तारण के उपरांत, और उस कॉर्पस फंड से जो हमारा वर्किंग कैपिटल, नया वर्किंग कैपिटल होगा, उसमें जो अभी नए सिरे से अब
हमारे जो प्रदेश के बुनकर हैं उनकी जो समृद्ध विरासत है उसकी ब्रांडिंग करेंगे और उनके वस्त्रों की बिक्री में योगदान करेंगे। हम फिर से बात करें बिजली को लेकर के, किसानों ये बुनकरों में बहुत ही नाराज़गी रही है, क्योंकि उनके रेट का पहले फ्लैट रेट में उनको बिजली मिलती थी, अब काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो ये क्या इसमें इनकी समस्या का समाधान होगा? इनकी समस्या के समाधान के लिए हमने पीछे जैसे आपको अवगत कराया कि उनके साथ कई दौर की वार्ता हुई है और उनकी भावना को समझते हुए फ्लैट रेट पे ही उनको बिजली हम देंगे, लेकिन 2006 में जो दर था उससे कुछ दर बढ़ा करके उनसे लेंगे, जिससे कि सब्सिडी का गैप भी कम होगा। हमारे ऊपर जो विभाग के ऊपर बिजली विभाग की इतनी देनदारी बन जाती थी वो उतनी नहीं बनेगी। 5,000 करोड़ की देनदारी है। हाँ, बाकी है 5,000 करोड़ की देनदारी बाकी है। उसके लिए भी अलग से सरकार के लेवल पे एक अलग से कमेटी बना करके उसके निस्तारण के लिए वार्ता होगी। किंतु अभी बुनकरों के जो शंका, बुनकरों की जो परेशानी थी वो हल होने जा रही है। अच्छा, कब तक खुशखबरी मिल जाएगी सर? हमें उम्मीद है कि कैबिनेट में सर्कुलेशन में है अभी उसका प्रस्ताव, जैसे ही सर्कुलेशन से विभाग के अभिमत आ जाएंगे कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत हो जाएगा और हमें पूरी उम्मीद है कि कितनी राहत मिलेगी सर बुनकरों को? बुनकरों से वार्ता करके ही प्रस्ताव तैयार किया गया, इसलिए बुनकरों के किसी तरह की दिक्कत आएगी नहीं। आपके पास में सर वस्त्रोद्योग भी है और रेशम भी है। वस्त्रोद्योग की बात करें तो कानपुर कभी एशिया का मैनचेस्टर कहलाता था, लेकिन आज वो पूरी तरीके से ध्वस्त होकर के रह गया है। सरकार ने इस ओर भी कदम उठाया है और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के अंदर एक नोएडा अपैरल पार्क बनने जा रहा है, जिसमें ऑलरेडी करीब 70 इकाइयों ने अपने लैंड वहाँ से यमुना अथॉरिटी से ले लिया है और लगभग 155 इकाइयाँ इसमें लगनी हैं इस अपैरल पार्क में। और मुख्यतः ये सारी इकाइयाँ जो होंगी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होंगी, यूरोप के हिसाब से और खाड़ी देशों के हिसाब से, अमेरिका के हिसाब से, जैसे वस्त्र की ज़रूरत होती है, ठंडी के वस्त्र के, गर्म कपड़ों के, इसके अलावा इनको वहाँ तैयार करेगी। और इसमें सबसे मुख्य बात क्या है, इसमें 5 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे रोज़गार मिलेगा और इसमें महिलाओं की भागीदारी सबसे ज़्यादा रहेगी। इसमें ऐसी महिलाएं होंगी जो 8th पास हों या 10 पास हों और ग्रामीण उसमें रहती हैं, उनको आने के फैक्ट्री प्रेमिसेस में आने की ज़रूरत नहीं है। इस पार्क के 50 किलोमीटर के रेडियस में जो भी गांव हैं उनकी ऐसी महिलाओं के जिनके पास समय है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वहीं ट्रेनिंग सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा, उनको सिलाई का प्रशिक्षण दे करके फिर इन जो इकाइयाँ लगेंगी ये उनको ऑर्डर देंगी और अपने वस्त्र उनके अपने सेंटर पे ही, कुछ को अपने यहाँ भी बुलाएंगी फैक्ट्री प्रेमिस में, कुछ को उनके ही गांव में ही उनको प्रोडक्शन सेंटर वहाँ तैयार करके उनसे वस्त्र तैयार कराएगी। इससे इस 50 किलोमीटर रेडियस के गांव के आर्थिक सामाजिक स्तर में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा, सुधार होगा। ये अच्छी बात है कि आप अपैरल पार्क बना रहे हैं। हम ये चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और हम हमेशा की तरह आपसे फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना टीवी स्क्रीन छोड़ करके कहीं ना जाइए, क्योंकि हम आगे जो बात करेंगे रेशम का उत्पादन हमारे यहाँ 3,000 टन की डिमांड है, लेकिन हम 300 कर पा रहे हैं, वो कैसे बढ़ेगा। और साथ ही साथ में जो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आपका जो कैरियर रहा है उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घर में आएगी खुशियां जब दूध की नदियां बहे। अपने पशुओं को दीजिए सेहत से भरपूर मिल्कोमोर पशु आहार। जब पशुओं को मिलेगा मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आपने बताया कि अपैरल पार्क बना रहे हैं, वहाँ पर लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा भी 7 मंडल पर आप इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल बना रहे हैं, क्या है ये योजना?
इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की योजना हमारे वर्तमान प्रदेश सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें मुख्यतः ये होगा कि पूरे प्रदेश में जहाँ जहाँ भी हमारा पोटेंशियल है वहाँ पे ऐसे इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क लगाए जाए। इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का मतलब कि टेक्सटाइल के सारी विधाएं उसमें होंगी कि कपास से धागा बनाना, धागा से कपड़ा तैयार करना, कपड़े से यूनिफॉर्म और वस्त्र तैयार करना, इसके अलावा उनके डाइंग, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, स्टोरेज, कॉमन फैसिलिटी सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, सब चीज़ उसमें होगी। मतलब सेल्फ सस्टेन्ड एक पार्क होगा जिसमें कि टेक्सटाइल के जितने भी यूनिट्स हैं वो वहाँ पे आप एक दूसरे पे उनकी डिपेंडेंस, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज सब कुछ उसमें होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक RFP फ्लोट की गई थी जिसमें निजी निवेशकर्ता ऐसे टेक्सटाइल पार्क्स को डेवलप करने के लिए प्रदेश में आगे आएँ। तो अभी जो RFP हमने फ्लोट की थी 10 तारीख को उसका RFP खोली गई है। तो अभी 7 स्थानों के लिए ऐसे प्रपोजल्स आए हैं जिनका परीक्षण चल रहा है। तो अभी ये 7 स्थान है, मेरठ है, आगरा है, झांसी है, लखनऊ है, कानपुर, वाराणसी और गोरखपुर। इन स्थानों के लिए प्रपोजल्स आए हैं और ये अगर ये लग जाएंगे तो पूरे प्रदेश में एक रोजगार मुहैया कराने का बहुत बड़ा एक सरकार की उपलब्धि होगी कि लगभग 10 लाख लोगों को, सरकार तो यूँ भी मिशन रोजगार पर काम कर रही है, 10 लाख लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मुहैया होगा अगर ये सभी टेक्सटाइल पार्क लग जाते हैं, इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया कि भारत सरकार की समर्थ योजना के अंतर्गत हम 20,000 युवाओं को जो कि इसमें बुनकरी उससे जुड़े हुए उनको हम ट्रेन करने जा रहे हैं कि उसकी योजना शुरू हो गई है। लॉकडाउन के कारण नहीं हो पाया था, अप्रैल से शुरू होना था, अब शुरू हो रहा है, जिसमें हम वैसे प्रदेश में 1 लाख को ट्रेन करेंगे लेकिन हमारी यूपी संस्था 20,000 लोगों को ट्रेन करने जा रही है। इसके अलावा खादी ग्राम उद्योग विभाग से लगभग 50,000 युवा ट्रेन होंगे। फिर कानपुर का एक इंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट संस्था वो भी लगभग 40,000 लोगों को ट्रेन, तो लगभग 1 लाख लोगों को, युवाओं को हम बुनकरी के उसमें प्रशिक्षित करने जा रहे हैं। सर ये बताइए, कानपुर जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया आपसे कि मैनचेस्टर था एशिया का, तो उसके रिवाइवल के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कोई योजना है क्या आपके पास? एज सच कानपुर के रिवाइवल के लिए नहीं, लेकिन हम पूरा प्रदेश लेके चल रहे हैं। पूरे प्रदेश में उनके पोटेंशियल के हिसाब से हम पूरे प्रदेश को कानपुर की तरह, जो पुराना कानपुर था वस्त्र के क्षेत्र में, पूरे प्रदेश को हम आगे ले जाएंगे। इसके अलावा और कौन कौन सी योजनाएं हैं आपके पास में इस वस्त्रोद्योग में जो आप करने जा रहे हैं? वस्त्र उद्योग में सबसे, जैसा हमने बताया कि महत्वाकांक्षी योजना हमारी इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की है। इसके अलावा टेक्सटाइल पॉलिसी है 2017 की टेक्सटाइल पॉलिसी है, जिसमें जो कि बहुत ही, जो सब्सिडी हम निजी क्षेत्र के यूनिट लगाने वालों को दे रहे हैं, शायद देश के अन्य उसके बराबर अन्य प्रदेशों में वैसी सब्सिडियां नहीं हैं। उससे आकर्षित होकर करीब 100 के लगभग इकाइयाँ अलग अलग ज़िलों में इकाइयाँ लगा रही हैं और यही अगर क्रम जारी रहा तो हम समझते हैं कि प्रदेश टेक्सटाइल के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रदेश के रूप में स्थापित होगा। आप इतने बड़े बड़े पार्क लगा रहे हैं और कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़मीनों की ज़रूरत होती है। तो किसानों से जब आप ज़मीन लेते हैं तो किसान अक्सर अपनी ज़मीन से बहुत प्यार करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी जो पार्क लग रहे हैं अभी 50-50 एकड़ के लगेंगे, उसको बाद में एक्सपेंड भी कर सकते हैं, लेकिन जो भी ज़मीन ले रहे हैं वो एक्विजिशन के थ्रू नहीं लेंगे। सारी ज़मीन किसानों से समझौते से, सहमति से और रजिस्ट्री के थ्रू ली जाएगी। तो उसमें कहीं से भी किसानों के असंतोष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा और जहाँ भी ये इकाइयाँ लगेगी वो किसान के बच्चे ही इसमें रोज़गार पाएंगे, जिसमें जब उनको रोज़गार मिलेगा, उनके घर की स्त्रियों को, उनके बच्चियों को, उनके बच्चों को, तो मेरा ख्याल है किसी तरह का असंतोष नहीं बल्कि स्वागत करेंगे। आपके पास रेशम विभाग भी बहुत अच्छा है, सेरिकल्चर के बहुत ही हमारी पुरातन वो रही है, वो भी इस समय रुग्ण अवस्था में है। हाँ, रेशम विभाग में अभी जैसे जो कोया, उसका कोए से रेशम का धागा निकलता है, तो जो उसका ककून है, कोया या ककून, उसका उत्पादन हमारे यहाँ लगभग 300 मीट्रिक टन है। इस सरकार ने इसके लिए भी बढ़ाने के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। हमारी जलवायु के आधारित जो अंडे होते हैं रेशम के कीटों को, उसकी उपलब्धता, तो उसके लिए चाकी सेंटर, निजी क्षेत्र में बड़े बड़े चाकी सेंटर हम बनाने की योजना बना रहे हैं। तीसरी बात यह है कि जो कोया प्रोडक्शन होता है उसके रीलिंग की, उससे धागा बनाने का हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, वो 2 ही इकाइयाँ हैं, ज़्यादा इकाइयाँ नहीं हैं। ज़्यादातर हमारा कोया दूसरे प्रदेशों के
जो व्यापारी हैं वो खरीद के ले जाते हैं। हम अब ये योजना बना रहे हैं कि हमारे यहाँ ही निजी क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में रीलिंग की व्यवस्था होगी, जिससे कि किसानों को जैसे अभी हम धान परचेज़ करते हैं वो करते हैं, किसानों का कोया हम परचेज़ करें मार्केट में, उसके लिए हम एक्सचेंज सेंटर, सिल्क एक्सचेंज सेंटर उसको कार्यान्वित करेंगे और किसानों को जो भी इसके सिल्क रेयरिंग के किसान हैं, कृषक हैं, उनको उसी दिन या अगले दिन उनके खाते में पैसा चला जाए। तो इससे प्रोत्साहित होंगे किसान और हमारा उत्पादन निश्चित तौर पे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। सर कैसे होगा? मुझे कर्नाटक आपने भी बताया, हम भी जानते हैं कि नंबर 1 पर है, वहाँ पर कम डिस्ट्रिक्ट्स में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट ज़्यादा है, प्रोडक्शन कम होता है। हम लोग भी सघन खेती, उसी तरह से सघन सिल्क रेयरिंग के ऊपर अपना चेंज करने जा रहे हैं। हमारे जो 90% प्रोडक्शन होता है 21 ज़िलों में होता है, 21 ज़िलों में। तो हम जो अभी 57 ज़िलों में हमारी प्रेजेंस है उसको कम करके 21 ज़िलों में करेंगे और 21 ज़िलों में से भी हम फर्स्ट फेज में सिर्फ 6 ज़िलों पे फोकस करेंगे, पूरा सघन वहाँ पे खेती करेंगे। सारा विभाग की सारी ताकत और सारी सामर्थ्य और मैन पावर उसी में लगेगी। हम नए किसानों को इसमें ट्रेन करेंगे, उनको उसकी इकोनॉमिक्स समझाएंगे कि ये कैसे फ़ायदेमंद है। इसके अलावा हमारे यहाँ जो जलवायु के अनुकूल हमारे यहाँ जो उसका क्रॉप साइकिल है कम है, उसको भी हमें बढ़ाना है। अभी क्रॉप साइकिल हमारे यहाँ 3 से 4 बार होते हैं, उसको हमें 6 बार 8 बार करना है। कर्नाटक के जो हमारे साइंटिस्ट आए वो हमें बताएंगे कैसे हम इसको 6 से 8 साइकिल कर सके, जिससे कि वो बहुत ही आकर्षक, इसकी खेती आकर्षक लगे किसानों को। रेशम के भी जो किसान हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, बहुत नाजुक है, वो इसीलिए वो प्रोडक्शन में आगे बढ़ के काम नहीं, उनकी हालत सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? उनकी हालत तभी सुधरेगी जो इसमें रेशम के जो हमारे किसान, जैसा हमने कहा कि हम तो एक तो साइकिल 3 से 4 साइकिल मतलब 5 महीने का काम, बाकी 7 महीना खाली बैठे हैं तो कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो इसलिए जब हम साइकिल इसके क्रॉप साइकिल 8 तक अगर ले जाएंगे तो लगातार इंगेज रहेंगे और खाली टाइम के लिए भी हमें ऑल्टरनेटिव कुछ रोज़गार देना पड़ेगा। उसके लिए भी हम इस योजना में हमारे साइंटिस्ट बताएंगे कर्नाटक में क्या क्या करते हैं ऑल्टरनेटिव, उसके साथ कौन से ऐसे क्रॉप्स हैं जो जहाँ पे शहतूत लगे हैं उसका उत्पादन कर सकते हैं और अपनी आय बढ़ा सकते हैं। सर बजट है नहीं, कैसे करेंगे? आपके पास रेशम का विभाग का मात्र 40 से 42 करोड़ सरकार ने कहा है कि हम ये, चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है किसानों की आय दोगुनी करनी है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बजट की कोई दिक्कत नहीं होगी, हमें इस लक्ष्य को पूरा करना है हाल में। कैसे करेंगे सर? आपको तीनों विभाग को अगर हम मिला दें तो 350 करोड़ का बजट है ज़्यादा, तो ये और लेकिन समस्याएं अपार हैं। अगर हम एक सक्षम योजना बनाते हैं जिससे लगता है किसानों की आय दुगनी होगी तो किसी भी तरह के बजट की कमी नहीं है, मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है। तो हम उसी तरह से योजना जब बना के सबमिट करेंगे सरकार के सामने तो निश्चित तौर पे बजट बढ़ेगा और हमारा लक्ष्य पूरा होगा। आपके तीनों विभाग, आपको क्या लगता है कि कब तक ये जो आप योजनाएं सारी बता रहे हैं कब तक पूरी हो जाएंगी और किसानों की उम्मीद परवान चढ़ेगी? मेरा ख्याल है अब 1 साल के बाद से इसका प्रभाव दिखने लगेगा। अभी जो योजनाएं पाइपलाइन में हैं ये जब धरातल पे अभी आएंगी तो 1 साल के बाद इनका प्रभाव दिखना शुरू होगा और 4-5 साल के भीतर ये पूरे प्रभाव के साथ ये दिखाई देंगे और इनका फायदा लोगों को मिलेगा। ये अगला साल इलेक्शन ईयर होगा तो सरकार को बताना भी पड़ेगा कि कितना रोजगार दिया है। नहीं, क्या लगता है कि अगले साल हम लोग रोजगार दे पाएंगे? मेरा ख्याल है जो नोएडा अपैरल पार्क है उसमें लोगों को रोजगार मिल जाएगा और जो हमारे प्राइवेट वाले इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क है वो भी अपने फर्स्ट ईयर में उन पे भी काम शुरू हो जाएगा। उसमें कुछ तो रोजगार 10% तक रोजगार जरूर लोगों को मिल पाएगा। आप तो लंबे समय तक नोएडा में रहे, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे, मेट्रो के सबके इंचार्ज रहे, बड़ा लंबा पीरियड आपने वहाँ पर काम किया और कई कंट्रोवर्सी भी आपके साथ रही, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले मैं कंट्रोवर्सी पे कहूँगा, कंट्रोवर्सी जो काम करता है और जो निर्णय लेता है तो किसी भी निर्णय से सब संतुष्ट नहीं होते, तो जो काम करते हैं उन्हीं के साथ कंट्रोवर्सी भी जुड़ती है। जो काम नहीं करते उनका कोई काम ही नहीं तो उस पर कोई टिक्का टिप्पणी, उन पर कोई कंट्रोवर्सी नहीं होगी। तो पहली बात तो ये है। और जहाँ तक लंबे कार्यकाल का है उसकी वजह मैं बता दूं कि उसकी वजह ये रही है कि जब मैं भारत सरकार से लौट के आया था तो मेरी पोस्टिंग ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में हुई थी और उस समय ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी बिल्कुल जैसे कढ़ाई का खौलता हुआ तेल होता है वैसा था। वहाँ 60 गांव के किसान आंदोलनरत थे काफ़ी टाइम से और कोई भी काम उस क्षेत्र में प्राधिकरण को नहीं करने दे रहे थे। अक्सर प्राधिकरण के कार्यालय पे ताला लगा देते थे
और वहाँ पे उनके आंदोलन को समाप्त करने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, क्योंकि लंबे समय से तो मैं गया वहाँ पे और वहाँ पे किसानों से चूँकि आंदोलनरत थे तो कहीं पे वो वार्ता के टेबल पे आने को तैयार नहीं थे। तो फिर मैंने उनके गाँव में जाना शुरू किया और उनके गांव में जाने के बाद वहाँ पे पहले तो गालियाँ मिलती थी शुरू में, क्योंकि उनको गुस्सा था अधिकारियों से, उनकी ज़मीन एक्वायर की गई थी। लेकिन धीमे धीमे जब मैं लगातार गांव में जाता रहा, उनके साथ बीच में ज़मीन पे बैठा, उनकी कभी खटिया पे बैठ के कभी उनसे बात की, तब फिर बड़ी मुश्किल से 2-3 महीने के बाद वो वार्ता के टेबल पे आए। नहीं, आपने किसान आंदोलन को सफलतापूर्वक हल कर दिया। उनकी समस्या समाधान की उनका दिल जीता और उनके पक्ष में निर्णय लिए, उनके बच्चों, उनकी जो आशंकाएं थी उनको दूर की, उनके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाए। नहीं, लेकिन बड़ी बात है कि आप पर ये भी आरोप लगाए गए कि आपने कुछ रियल इस्टेट को ज़्यादा ही फायदा पहुंचा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। उस समय ऐसा कोई सेक्टर नहीं था जो उस समय जिस सेक्टर को फ़ायदा नहीं मिला हो। किसानों को फ़ायदा मिला, इंडस्ट्रीज़ उस समय इतनी आई कि अभी जो सैमसंग के लिए कहते हैं वो उस समय भी ज़मीन सैमसंग को सबसे पहले हमारे द्वारा ही दी गई और बड़ी मुश्किल से ज़मीन लेकर के, वो ज़मीन सुरक्षित करके, बाउंड्री बना के उनको उस तरह से दी गई कि वो अपना काम कर सके। इसी तरह से जो आवास की दिक्कत थी, उसमें ग्रुप हाउसिंग की योजना थी, मेरे आने के पहले से ही लागू थी, वो ग्रुप हाउसिंग के प्लॉट उसको दिए गए, तो वो भी उस समय बूम पे थे। और इसके अलावे जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, आगे 20-25 साल तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जो सड़कें बनी, जो फ्लाईओवर बने, जो वहाँ पे पार्किंग के लॉट्स बने, या मेट्रो की योजना आई, तो इस तरह की जितने भी महत्वाकांक्षी योजना थी और आगे के ब्लूप्रिंट तैयार किए, जिस पे अभी भी काम हो रहा है, तो वो आगे इस पूरे क्षेत्र के विकास के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है सर। चलते चलते एक आखिरी सवाल पूछ लेते हैं कि आपके खिलाफ जांच एजेंसी ने वो भी मांगी कि परमिशन मांगी कि कार्रवाई के लिए परमिशन मांगी। नहीं, उसमें मैं बता दूं कि उसमें जांच एजेंसी का ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ उसमें एक कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने कि इस्तिगासा किया वहाँ पे, इस्तिगासा किया और इस्तिगासा करने उसमें तो कोर्ट ने कहा जांच की जाए, उसमें मेरा नाम भी उसने डाल दिया कि भाई इनका उसका ग्रीवांस किसी और के प्रति था, लेकिन मेरा भी नाम डाल दिया कि भाई उस पर कार्रवाई होगी। तो सरकार ने उस पर रिपोर्ट मांगी, स्थानीय जो प्राधिकरण था उनके यहाँ से रिपोर्ट आई कि इनका कोई दोष ही नहीं, उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है उस जांच में कोई दम नहीं है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने के लिए। आपने बहुत ही बेबाकी से बात की, लेकिन चलते चलते आप हमारे के न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, रेशम विभाग के, वस्त्र उद्योग विभाग के और हथकरघा विभाग के लोगों को और किसानों को? के न्यूज़ के दर्शकों से तो मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी विरासत पे गर्व करें और हमारे बुनकरों के हाथ से तैयार वस्त्र का गर्व के साथ धारण करें, विदेशी जो आयातित वस्त्रों पे अपनी निर्भरता कम करें। मतलब लोकल के लिए वोकल बने। लोकल के लिए वोकल। बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने के लिए। ये हैं रमा रमन जी, जो हमें बता रहे हैं कि जो योजनाएं हैं वो अगले साल तक लाखों लोगों को रोजगार देने की योजनाएं हैं और वस्त्र उद्योग को रिवाइव करना, रेशम उद्योग को, रेशम विभाग को रिवाइव करना और साथ में हथकरघा को जो पावर लूम में कन्वर्ट करके उनके जो बुनकर हैं, उनके जो किसान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का काम चल रहा है और उम्मीद कर सकते हैं कि अगले साल तक तमाम योजनाएं परवान चढ़ पाएंगी और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि सारी योजनाएं परवान चढ़ेंगी, सरकार लाखों लोगों को रोजगार दे पाएगी। हमें दीजिए इजाज़त, हमारी टीम के साथ में हम फिर हाजिर होंगे एक ऐसे ही शख्स के साथ।